नमस्कार दोस्तों, YS नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास नंबर 23 लेके आए हैं जो KGM और एम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बॉडी टेम्परेचर इज नियोनेट्स इज रेगुलेटेड मैनुअली वाया। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि बच्चों के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, यानी बच्चों की बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि उसको अपने पास रखता है। तो दोस्तों राइट आंसर गैस कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपके सामने ब्राउन एडिपोज टिश्यू। राइट आंसर इज बी। और यहाँ पर ए, सी और डी तीनों ही गलत होंगे। जो बॉडी टेम्परेचर को जो मेंटेन रखता है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है, वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू टेम्परेचर को मैनुअली वाया रिकॉर्ड रखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेशन ऑफ थॉट और मेमोरी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड फीलिंग और इमोशन इज नोन एज। दोस्तों क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि सेपरेट चीज़ें हो गई हैं जो मेमोरी और फीलिंग्स एंड इमोशन, यानी तीनों चीज़ें सेपरेट हो गई हैं, और सेपरेट होने के बाद वह कंडीशन क्या कहलाएगी। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर आपके सामने यहां पर होगा आइसोलेशन। राइट आंसर इज ए। और अगर बी की बात की जाए आइडोलेशन, तो आइडोलेशन होता है रिसर्च करना, आइडोलेशन बोल लेता है। और प्रोजेक्शन जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि अपनी गलती दूसरों के ऊपर थोपना। और अगर इंटेलक्चुअलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, किसी के साथ कोई घटना हो जाती है और उस घटना को बार बार दोहराता है, बार बार उस घटना के बारे में याद करता है, उस कंडीशन को हम इंटेलक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो राइट आंसर इज ए। यहाँ पर मेमोरी की बात हुई थी, सेपरेशन की, उसमें फीलिंग, इमोशन और मेमोरी तीनों चीज़ें थी, उसको हम आइसोलेशन का नाम देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द बिहेवियर ऑफ ए डायबिटिक पर्सन हु ईट्स स्वीट्स रेगुलरली इज एन इंडिकेशन ऑफ। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक डायबिटिक पेशेंट है और उसका बिहेवियर पूछा गया है जो डेली मिठाई खाता है, और वह क्या प्रदर्शित करना चाहता है, यानी कि डेली मिठाई खा रहा है, डायबिटिक पेशेंट है, तो वो क्या प्रदर्शित करना चाहता है, क्या बताना चाहता है अपने आप को। इस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर आपके सामने बनेगा डिनाइल। डिनाइल में क्या होता है कि पेशेंट की एक ही कंडीशन होती है कि मैं खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें पेशेंट डिनाइल कंडीशन बोलते हैं कि उसमें चाहे डायबिटिक है, चाहे COPD है, एनी अदर, अपनी मतलब जिद पर अड़े रहना, यानी मैं खाऊंगा तो खाऊंगा। और अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि किसी की सोच को ट्रांसफर करना, यानी इंसान बैठा कहीं है, सोच कहीं के बारे में रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिसलोकेशन की बात की जाए तो जगह में परिवर्तन। और अगर फिक्सेशन की बात की जाए, फिक्सेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वाक्य को, किसी भी सोच को फिक्स कर लेना अपने माइंड के अंदर। तो यहाँ पर डायबिटिक के पर्सन के बिहेवियर के बारे में पूछा गया तो उसको हम डिनाइल बोलेंगे। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर तो शायद ही हमारे सभी नर्सिंग ऑफिसर को आता होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, ऑटोक्लेविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑटोक्लेव को जो होता है उसको आप किस एग्जाम्पल के लिए यूज करते हो। केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों मॉइस्ट हीट। ऑटोक्लेविंग को हमेशा मॉइस्ट हीट के लिए ही यूज किया जाता है। तो राइट आंसर आपके सामने डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ग्लेनो हुमेरल ज्वाइंट इज आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शन। ग्लेनो हुमेरल ज्वाइंट इज आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शन। यहाँ पर दोस्तों ग्लेनो हुमेरल ज्वाइंट जो इन्फेक्शन होता है उसके बारे में पूछा गया है।
राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, ग्लेनोहुमेरल जॉइंट्स कोल्ड इन्फेक्शन। तो राइट आंसर इज ए शोल्डर जॉइंट। अगर एल्बो की बात की जाए और नी की बात की जाए और हिप की बात की जाए, ये ग्लेनोहुमेरल में नहीं आते हैं। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, द नर्स हैज जस्ट रिसीव्ड शिफ्ट रिपोर्ट एंड इज प्रिपेयरिंग टू मेक साउंड विच क्लाइंट शुड बी सीन फर्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक नर्स है जो ड्यूटी पर अभी आई है और अभी शिफ्ट चेंज हो रही है, तो वो रिपोर्ट ले रही है, और रिपोर्ट में क्या वो राउंड की तैयारी कर रही है। तो नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा कि सबसे पहले वो क्या देखेगी, किस पेशेंट को देखेगी सबसे पहले। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन आपके सामने। तो राइट आंसर होगा आपके सामने सी, द क्लाइंट हु वाज एडमिटेड 1 आवर एगो विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। यानी 1 घंटे पहले जो मरीज एडमिट हुआ है और उसकी शॉर्टनेस ऑफ यानी ब्रीथिंग में उसको प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले नर्से उसी के राउंड करेगी, सबसे पहले उसी पेशेंट को देखेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अपर एयरवे इलनेस दैट रिजल्ट फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ द एपिग्लोटिस एंड लैरिंक्स इज ब्रॉडली कॉल्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एयरवे के अपर पार्ट में इलनेस हो गई है, बीमारी हो गई है या दिक्कत हो गई है, और दिक्कत क्या हुई है, एपिग्लोटिस और लैरिंक्स में इन्फेक्शन हो गया है। यानी लैरिंक्स ब्रॉडली का मतलब क्या होता है कि लैरिंक्स का साइज बड़ा हो गया है, चौड़ा हो गया है। उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज सी, क्रोप। क्रोप में क्या होता है दोस्तों, क्रोप जो सिंड्रोम होता है कि क्रोप सिंड्रोम में क्या होता है, हमें इसमें पेशेंट को एक ही प्रायोरिटी देनी होती है कि उसके एयरवे को पेटेंट रखना होता है, यानी एयरवे ब्लॉक ना हो। अगर एयरवे ब्लॉक हो गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसको एयरवे ब्लॉक होने के बाद उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए राइट आंसर इज क्रोप सिंड्रोम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस कोल्ड इज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि यूट्रस का जो फंडस है वो नीचे की तरफ दब गया है, और वह कंडीशन क्या कहलाएगी। यानी उस जो यूट्रस है, यूट्रस का जो फंडस होता है, फंडस नीचे की तरफ दब गया है, नीचे की तरफ चला गया है, उस यूट्रस को आप क्या नाम दोगे? बाइकार्बोनेट, सेप्टेट, यूट्रस डायडेल्फिस, एर्क्यूएट यूट्रस। राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों, फंडस नीचे की तरफ चला गया है। दोस्तों जब भी फंडस नीचे की तरफ जाता है दोस्तों, यूट्रस सेम है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर फंडस नीचे की तरफ है तो उस कंडीशन को हम बाइकार्बोनेट यूट्रस बोलते हैं। और अगर सेप्टेट की बात की जाए तो सेप्टेट में तो दोनों यूट्रस ही अलग हो जाते हैं, यानी कि बीच में एक लेयर बन जाती है, और उस लेयर में क्या हो जाता है कि यूट्रस के 2 हिस्से हो जाते हैं। और अगर यूट्रस डायडेल्फिस की बात की जाए तो डायडेल्फिस में क्या होता है कि हाफ यूट्रस यानी फंडस पूरा बिल्कुल नीचे की तरफ धंस गया है, और हाफ जो यूट्रस है वो 2 हिस्सों में बट गया है। और अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपके सामने एर्क्यूएट यूट्रस बनेगा। अगर यूट्रस नीचे की तरफ दब गया है, नीचे की तरफ चला गया है, तो राइट आंसर उसको हम क्या नाम देंगे? एर्क्यूएट यूट्रस है। और बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट का मतलब होता है कि यूट्रस सिर्फ एक ही साइड है, यानी कि एक ही साइड यूट्रस सारा का सारा एक साइड की तरफ चला गया, यानी एक साइड यूट्रस है ही नहीं, एक ही साइड यूट्रस है, एक साइड से बिल्कुल ब्लॉक है, उसको हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और फंडस का नीचे की तरफ दब जाना यूट्रस का, तो उसको हम एर्क्यूएट यूट्रस बोलते हैं। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कार्पोपेडल स्पाज्म इंडिकेट। दोस्तों यहाँ पर कार्पोपेडल स्पाज्म के बारे में पूछा गया। कार्पोपेडल स्पाज्म का मतलब क्या होता है कि हाथों की उंगलियों का मुड़ जाना, यानी कि जब जो हमारे हाथों की उंगली है वो कहीं पर एक जगह पर, जैसे ऊपर की तो वहीं पर फिक्स हो गई, उनके अंदर स्पाज्म जम गया है, इन्फेक्शन हो गया है, स्पाज्म जम गया है, कार्पोपेडल बोलते हैं उस कंडीशन को। और वो कंडीशन किसके कारण होती है? वो कंडीशन होती है दोस्तों, राइट आंसर गैस कीजिए,
कार्पोपेडल जो स्पाज्म कंडीशन होती है दोस्तों, वो हमेशा हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है, यानी पेशेंट के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस कमी के कारण पेशेंट की हाथों की उंगलियां पीछे की तरफ करते हैं तो पीछे की तरफ ही मुड़ी रह जाती हैं, और आगे की तरफ करते हैं तो आगे की तरफ ही मुड़ी रह जाती है। उस कंडीशन को हम कार्पोपेडल बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज़ में आप जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और अगर आपको किसी भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर को अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रिवेंटेशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि सिंगल कारण पूछा है, सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण पूछा है जो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन देखने को मिलता है। यानी अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, हॉस्पिटल के अंदर सिंगल सिर्फ एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा इन्फेक्शन है जो जिसके कारण आपको इन्फेक्शन मिलता है, वो कंडीशन क्या कहलाती है? किस कंडीशन से आप उस इन्फेक्शन को बचा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो? पिछले सीरीज में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहाँ से मिलता है, वो मिलता है दोस्तों वॉशरूम से, यानी यूरिन के रास्ते से। और यहाँ पर दोस्तों प्रिवेंशन पूछा गया है, यानी कि सिर्फ उसको बचाव के लिए आप सबसे पहले क्या कारण करोगे। तो राइट आंसर आपके सामने बनता है दोस्तों हैंड वॉशिंग। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है जो आपको प्रिवेंट करना होता है, वो सिर्फ एक ही कंडीशन कि आपको बार बार हैंड वॉशिंग करनी होती है। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए हम और क्वेश्चन लेकर आएंगे। अभी ये इस 23 नंबर क्लास थी 23, और इस सीरीज में हमने आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।